गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्किन कैंसर का मैसेज आया था मेरे पास एक सर का, तो इसको ले लेते हैं हम आज। स्किन कैंसर भी सेम वैसे ही जैसे बाकी कैंसर की पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन मैंने बताई थी, और फर्स्ट टू क्लास में जो चीज़ें बताई थी वही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कार्सिनोजेन या जो फैक्टर, रिस्क फैक्टर हैं, वो थोड़ा अलग रह सकते हैं। अदरवाइज स्किन कैंसर भी एक अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, एबनॉर्मली सेल का इकट्ठा होना और एक स्पेसिफिक लीजन का क्रिएट होना। नॉर्मली ट्यूमर यहाँ उस तरीके से नहीं फॉर्म होता है, नियोप्लाज्मिक कंडीशन उस तरीके से नहीं फॉर्म होती है क्योंकि टिश्यू अलग टाइप के हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जहाँ वाइट लोग, फेयर लोग ज्यादा रहते हैं, वहाँ सबसे ज्यादा होने वाला ये कैंसर है। और वहाँ लोग बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं इसके बारे में, और छोटे छोटे मोल, तिल वगैरह, छोटे मस्से वगैरह होते हुए वो एकदम से उसको डायग्नोसिस के लिए लेके जाते हैं। मेन कार्सिनोजेन या वो कंपोनेंट जिनकी वजह से ये होता है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ही इसमें देखने को मिलता है। सनलाइट का ओवर एक्सपोजर, कुछ और टैनिंग बेड्स वगैरह चीजें भी रह सकती हैं, लेकिन और वहीं वो वेस्टर्न कंट्री में, क्योंकि वहां धूप बहुत ज्यादा नहीं निकलती है, दूसरी डेफिशिएंसीज ना हो, तो वो लोग धूप का ओवर एक्सपोजर भी लेते हैं। 2 महीने, 3 महीने, या किसी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा 4 महीने धूप निकलती है। उन्हीं 3-4 महीनों में वो लोग सब कुछ कपड़े वपड़े निकाल के अपने और ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां धूप उनके पूरे बॉडी को लग सके। इससे कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान भी हो जाता है उन लोगों को। ये जो डीएनए का म्यूटेशन है, इसमें जो देखने को मिलता है, प्रो ऑन्कोजीन का ऑन्कोजीन में कन्वर्जन, या ये जो म्यूटेशन होता है धूप की वजह से या एक्सपोजर की वजह से, ये रिपेयर ना हो, बॉडी खुद कोशिश करती है लेकिन रिपेयर ना हो, तो ये फिर उसी अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में चला जाता है। यूवी ए, यूवी बी, ये अलग अलग टाइप की रेज हम देखते हैं। दोनों को रेडिएशन अलग अलग है। एक डीप रेडिएशन होता है, एक थोड़ा सुपरफिशियल रेडिएशन होता है, लेकिन दोनों से वही खतरनाक है, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये सबसे प्राइमरी कार्सिनोजेन है। हालांकि इसके अलग अलग टाइप के कैंसर हैं, टाइप हैं, जैसे यहाँ भी आप देख रहे हैं, आगे मैं टाइप में बताऊंगा भी आपको। अल्ट्रावायलेट के अलावा फिर केमिकल कार्सिनोजेन, जैसे आर्सेनिक का एक्सपोजर, खराब ड्रिंकिंग वाटर, जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, और इतना ज्यादा केमिकल एक्सपोजर पृथ्वी पे हो चुका है कि 300, 350 फीट के नीचे बोरवेल, हमारे खुद भी बहुत गंदा पानी पीने लायक स्थिति में नहीं आ रहा है बारिश के बाद में। ये और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन आर्सेनिक का ज्यादा कंजम्पशन, ये स्क्वेमस सेल जो जो हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है, उसमें स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर जो रहती है, वहां पे इफेक्ट करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोल और टार, ये सब चीजें रहती हैं जिनके एक्सपोजर में रहने से इंडस्ट्रियल वर्कर्स को ये चीजें रह सकती हैं। इसके बाद वायरल कार्सिनोजेन है, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्पेसिफिकली जेनेटल एरिया में होने वाला, ह्यूमन हार्पिस वायरस,
ये सब रिस्क फैक्टर में आते हैं। दूसरे रिस्क फैक्टर भी रह सकते हैं, जैसे क्रोनिक घाव होना, हील ना होने वाले घाव, हील ना होने वाले अल्सर, लगातार रेडिएशन का एक्सपोजर, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह रहते हैं, और इम्यूनो सप्रेस जो पेशेंट होते हैं, एचआईवी पेशेंट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स, ये सब इसके जो कार्सिनोजेंस हैं या जिनकी वजह से ये होता है वो रह सकते हैं। ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, नॉर्मल स्किन की फिजियोलॉजी अगर आप देखेंगे तो एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, तीन लेयर हम देख रहे हैं स्किन में। एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, इनके कंपोनेंट को समझिए आप। सबसे आउटर लेयर है, प्रोटेक्शन का काम करती है। अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में। बेजल सेल, आप सेल देखिए, स्क्वेमस सेल और मेलेनोसाइट्स क्या काम करते हैं ये भी आप सब लोग जानते हैं। बेजल सेल स्टेम सेल लाइक जैसी होती है, रीजनरेटिव होती हैं। स्क्वेमस सेल प्रोटेक्टिव और फैट्स लेयर है एक तरीके से। मेलेनोसाइट पिगमेंट का प्रोड्यूस करती है, जो मेलेनिन पिगमेंट होता है। डर्मिस लेयर ये कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल और नर्व्स इस लेयर में रहती हैं। हाइपोडर्मिस ये फैटी लेयर है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज फैट यहाँ पे देखने को मिलता है। इंसुलेशन का काम भी ये लेयर करती है, ताकि बाहर के एनवायरनमेंट से कोई अंदर चीजें ना जा सके। नॉर्मल फिजियोलॉजी में सेल डिवाइड करती हैं, मैच्योर होती हैं, शेड होती है, मतलब डाई होती है, डाई होती है और फिर शेड हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो बॉडी का होता है वो यूवी या किसी भी टॉक्सिन से होने वाले डैमेज को ठीक करता है। लेकिन अगर डीएनए रिपेयर फेल हो जाए, जैसे कि अभी तक सभी कैंसर में हमने देखा है, तो म्यूटेशन वहां पे अकर होता है, म्यूटेशन होता है, और अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होने से ट्यूमर या लीजन का क्रिएशन देखने को मिलता है, और वही हमारी कैंसर की कंडीशन बन जाती है। पैथोफिजियोलॉजिकली भी आप देखेंगे सेम वैसे ही जैसे बाकी कैंसर में मैंने आपको बताया है। यूवी रेज के ओवर एक्सपोजर से डीएनए म्यूटेशन होता है। P53 जो जीन है, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, यानी कि स्किन का अपना अंदर का मैकेनिज्म जो कैंसर होने से रोकता है वो खराब हो जाता है। और नेचुरल सेल डेथ का जो पूरा प्रोसेस होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसको अपोप्टोसिस बोलते हैं। यानी कि पुरानी सेल मरती नहीं है, डेड नहीं होती हैं, और जो डिफेक्टिव सेल है, जो म्यूटेट कर चुकी हैं, जिनका डीएनए खराब हो चुका है, वो वहां पे इकट्ठा होने लगती है। जिनको सरवाइव नहीं करना चाहिए वो वहां पे रुकने लगती है। फिर प्रमोशन, ये इनिशिएशन है, फिर प्रमोशन है। म्यूटेड सेल की जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। इम्यून सिस्टम फेल हो जाएगा उनको रिकॉग्नाइज करने में, वो भी उनको किल नहीं कर पाएगा। मिमिक करने का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे चलता है। उसके बाद प्रोग्रेशन होता है, यानी कि इन्वेड करना, सेल इन्वेड करके बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर डर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस से डर्मिस लेयर में, फिर लिम्फेटिक सर्कुलेशन में, फिर ब्लड वेसल में, लिम्फेटिक नोड में, ब्लड वेसल्स में, और लास्ट में मेटास्टेसिस स्टार्ट हो जाता है। स्पेसिफिकली ये जो चार टाइप के कैंसर आप देख रहे हैं, इसमें से जो मेलानोमा है वो सबसे खतरनाक होता है, और वेस्टर्न कंट्री में भी यही देखने को मिलता है, इवन पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा। तो ये स्किन के लीजन आप देख लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए इनको। ये बहुत रेयर टाइप का है, मार्कल सेल। ज्यादातर ये सब चीजें ही रहती है, और ये लीजन कई बार नॉर्मल भी नजर आते हैं, बट इनकी शेप और साइज नॉर्मल जैसा नहीं होता। आप ये देखिए मेलानोमा को, यहाँ इसमें कलर भी अलग अलग है। दूसरा, इसका आउटर लेयर देखिए, ये बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है, ये राउंड नहीं है।
ये स्मूथ नहीं है। ऐसे कुछ नॉर्मल स्ट्रक्चर भी होते हैं बॉडी में, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड या ये चीजें ओवर द टाइम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जिनको मैं आगे बताने वाला हूँ। टाइप ऑफ कैंसर की बात करते हैं तो बेजल सेल कार्सिनोमा, बीसीसी शॉर्ट में बोलते हैं इसको। इसका ओरिजिन है बेजल सेल, स्ट्रेटम बेजल। जो आप जो जो लोग मेरे क्लास में पढ़े हैं वो सब जानते हैं। हमने स्किन की फिजियोलॉजी जब स्किन डिजीज में पढ़ी थी तो वहां पे स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम बेजल, ये सब लेयर हमने पढ़ी थी एपिडर्मिस लेयर में। तो उसका जो ओरिजिन है वो बेजल सेल यानी कि स्ट्रेटम बेजल है। स्लो ग्रोविंग है, लीस्ट डेंजरस है। कॉमन साइट आगे भी मैंने बताई हैं, ये कॉमन साइट हैं सबसे ज्यादा। फेस, नोज, आईलिड, फोरहेड, नेक, ईयर्स के आसपास देखने को मिलता है। कभी कभी रेयरली शोल्डर, बैक, आर्म्स में भी देखने को मिल सकता है। इसका रीजन है डायरेक्टली यूवी एक्सपोजर में, ओवर एक्सपोजर में रहना। क्लिनिकल फीचर, पियरली पेप्यूल नोड्यूल विद टेलिंगेस्टिया। अब इसको सिंपली आप समझिए, यहां पेप्यूल की बात चल रही है, नोड्यूल की बात चल रही है, मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो उभरा हुआ है, नोड्यूल जैसा है। स्ट्रैंगुलेटेड भी हो सकता है, लटकने वाला भी हो सकता है, उबड़ खाबड़ हो सकता है। सेंट्रल अल्सर विद रोल्ड एजिस, यानी कि आप देखिए वहां भी सेंटर में, जिसमें बीच में जो है अल्सर देखने को मिलता है, घाव देखने को मिलता है। और रोल्ड एजिस यानी कि किनारे दबे हुए रहते हैं। बेजल सेल कार्सिनोमा के बाद स्क्वेमल सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस या स्ट्रेटम स्पिनोसम जो लेयर होती है एपिडर्मिस लेयर की, वो इसका ओरिजिन पॉइंट होता है। इन्वेड करके तो नीचे ही जाएगा। देखिए जब इन्वेड करेगा तो एपिडर्मिस से डर्मिस में तो वो जाएगा ही। और स्क्वेमस केरेटेनोसाइट्स जो सेल हैं वो इसका ओरिजिन पॉइंट होता है। मोर अग्रेसिव है देन बीसीसी, बेजल सेल कार्सिनोमा के मुकाबले ये ज्यादा अग्रेसिव है। एंड इट कैन स्प्रेड टू लिम्फ नोड, से लिम्फ नोड तक जा सकता है। रिस्क फैक्टर है क्रोनिक अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर, लगातार होने वाला, नॉन हीलिंग अल्सर्स, स्कार, आर्सेनिक एक्सपोजर। क्लिनिकल फीचर में रफ स्केली टाइप के जो प्लैंक्स है वो देखने को मिलते हैं। अब यहां वापस आप इसमें जाइए, ये स्क्वेमल सेल कार्सिनोमा है। ये भी बीच में से अल्सरेटिव उभरा हुआ देखने को लगता है। नॉन हीलिंग अल्सर में ब्लीड्स, यानी कि इसमें ब्लीडिंग जैसी कंडीशन रहती है। हाइपर पोलिफरेशन ऑफ केरेटेनोसाइट्स, केरेटेनोसाइट्स का ज्यादा पोलिफरेट होना, ये फिजियोलॉजिकल तरीके से। और केरेटिन पील टाइप की फॉर्मेशन, हिस्टोलॉजिकल जब हम इसको देखते हैं तो वो देखने को मिलती है। लेकिन ये बहुत क्लासिक चीजें हैं। रफ स्केली टाइप का प्लांक देखने को मिलता है, नॉन हीलिंग अल्सर है जिससे ब्लीडिंग या क्लोट जैसी कंडीशन उस पर देखने को मिलती है, लगातार ये वहां पे बनी रहती है। तो बीसीसी, एससीसी, हाँ ये बेजल सेल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। ये इसकी मोस्ट कॉमन साइट्स हो गई जहां पे ये ज्यादा देखने को मिल सकता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की हम बात कर रहे हैं। फेस, स्कैल्प, हैंड, फोर आर्म्स, वैसे तो सभी जगह कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन पॉइंट हम कह सकते हैं। क्रोनिक इरिटेशन एंड इंजरी, ये भी ध्यान रखिए, घाव को कुरेदा जाना बार बार, ये भी कारण हो सकता है। तीसरा है मेलोनोमा, सबसे ज्यादा डेंजरस।
ओरिजिन मिलेनोसाइट्स, पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होती हैं। मोस्ट डेंजरस ड्यू टू रैपिड मेटास्टेसिस, बहुत तेजी के साथ मेटास्टेटाइज करता है ये। और नॉर्मल लुकिंग कंडीशन या देखने में नॉर्मल लगने में भी ये हो सकता है। ये इसको पहचानने के फिजियोलॉजिकल रूल है एक, जिसको ABCDE रूल बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। क्योंकि सबसे ज्यादा होने वाला, सबसे खतरनाक है, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस और वेस्टर्न मेडिकल साइंस ने ये स्पेसिफिकली रूल बनाया है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और वो लोग इसको यूज भी करते हैं अपनी प्रैक्टिस में। देखिए, ABCD में ए का मतलब एसिमेट्री, जो एक जैसा ना हो, जिसके किनारे, सॉरी, जो अंदर से उसका जो स्ट्रक्चर है, जो टेक्सचर है, वो एक जैसा ना हो, जैसे अभी दिखाया था मैंने, कलर अलग अलग होना। हालांकि ये एसिमेट्री का मतलब जगह से भी हो सकता है, लेकिन मेनली ये भी आप समझिए कि पैटर्न में भी डिफरेंस है। लीजन भी वैसा ही होगा, एसिमेट्री मतलब एक जैसा ना होना, विषमता। बॉर्डर इरेगुलर, जैसे तिल होता है, नॉर्मल मोल होता है, वो उसके बॉर्डर रेगुलर होते हैं, राउंडेड होते हैं। इसके बॉर्डर इरेगुलर देखने को मिलेंगे। कलर का वेरिएशन होगा, उसके अंदर भी कलर का वेरिएशन होगा। डायमीटर, बड़ा डायमीटर होगा, यानी कि एरिया बड़ा होगा। इवोल्विंग टाइप के मोल, हालांकि मैं हर एक इवोल्विंग मोल, हर एक जो तिल है जो उभरा हुआ होता है, वो जरूरी नहीं है कि वो मेलानोमा ही हो या मेलानोमा कन्वर्ट हो। क्योंकि 20% या उससे भी ज्यादा लोगों को कोई ना कोई बर्थ मार्क भी ऐसा होता है जो ऐसे उभरा हुआ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फिजियोलॉजिकल, यानी कि एक्सिस मेलानोमा का प्रोडक्शन, डार्क पिगमेंटेशन उस पर्टिकुलर एरिया में, इन्वेजन टू डर्मिस, डर्मिस लेयर में चला जाना, फिर लिम्फेटिक नोड में चला जाना, फिर ब्लड वेसल के थ्रू, ब्लड्स के थ्रू स्प्रेड करना। कॉमनली बैक में, लेग में, फेस और आर्म्स में देखने को मिलता है। ये रेयर साइट्स हैं, लेकिन यहां भी देखा गया है। रीजन वही जो मैंने बताया, मेलेनोसाइट्स हमारे पूरी स्किन में होते हैं, पूरी बॉडी में होते हैं, लेकिन हाई रिस्क एरिया जो है वो ये देखने को मिलता है जहां पे इसका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। इसके अलावा रेयर टाइप के दो चीजें भी आपको देखने को मिल रही है, मार्कल सेल कार्सिनोमा, MCC। न्यूरो एंडोक्राइन है, लेकिन ये बहुत रेयर टू रेयर टाइप ही है। दूसरा हर्पिस, ह्यूमन हर्पिस वायरस से होने वाला कैपोसी सार्कोमा, ये भी बहुत रेयर टू रेयर टाइप है। ज्यादातर मेलानोमा या स्क्वेमस सेल या बेजल सेल ही देखने को मिलते हैं। स्टेज वाइज सिम्टम्स का आइडेंटिफिकेशन। स्टेज 0 वही, इन सीटू कार्सिनोमा, इन सीटू, कैंसर ओनली एपिडर्मिस में कन्फाइड होता है। जो मोल है बॉडी में या कोई जो मार्क है वो उसमें चेंज होने लगे, तेजी के साथ चेंज होने लगे, पैचेस बनने लगे, एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो जाए। पेन या दूसरे सिम्टम यूजुअली नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, उसका शेप और साइज जो है वो तेजी के साथ कन्वर्ट होने लगता है, तेजी के साथ बदलने लगता है। ऐसे मार्क्स, इवन बर्थ मार्क्स भी, अगर कोई ऐसी चीज रहे बॉडी में जो उभरी हुई है, उसको बहुत इरिटेट नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए, हटवाना नहीं चाहिए लेजर और ये सब करवाने से, क्योंकि वो एरिया रियल में प्रोन है
वहां हो सकती है वो चीजें, उसको छेड़ने से। वो प्राकृतिक है, उसको छेड़िए मत, वो चलता रहेगा। अर्ली इन्वेजन स्टेज 1, जहां पे उसका जो पूरा रेडियस है वो बढ़ने लगता है। पियरली टाइप का नोड्यूल हो सकता है। रेड स्केली पैचेस बन सकते हैं। माइल्डली इचिंग हो सकती है, ड्राइनेस इरिटेशन हो सकती है उस मार्क्स में, उस मोल में, उस निशान में। लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। स्टेज 2, फिर थिकनेस और इंक्रीज होती है। यहाँ तो 2 mm से नीचे रहती है, 2 mm से बड़ी हो जाती है। अल्सरेशन पॉसिबली हो सकता है। लीजन रेज्ड होगा, ब्लीडिंग, अल्सरेशन, पेन, डिस्कम्फर्ट, लगातार ईचिंग होते रहना, लोकल इन्फ्लामेशन, रेडनेस और एडिमा। अब यहां तक सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी रिमूव किया जा सकता है, कोई किसी भी टाइप का कैंसर हो यहां तक। क्योंकि यहां तक बहुत ज्यादा इन्वेजन देखने को नहीं मिलता है, वो बिल्कुल लोकल, प्रोलिफरेटिव कंडीशन उतनी हाई नहीं रहती है। स्टेज 3, रीजनल स्प्रेड, यानी कि लिम्फ नोड में इन्वॉल्व होना, ज्यादातर मेलानोमा ही में देखने को मिलता है। लोकल लिम्फेडिनोपैथी, यानी कि लोकल उस एरिया में जो नियर बाय लिम्फ नोड है उनका, उन पे इन्फ्लामेशन हो जाना। नेक एरिया में एक्जिला या ग्रोइन, ज्यादातर यही इन्फ्लेम्ड होती हैं सबसे पहले। आपने देखा होगा कोई नॉर्मल फोड़ा फुंसी भी निकल जाए तो ज्यादातर इन लिम्फ नोड में ही इन्फ्लामेशन, जैसे हम पहले छोटे छोटे बच्चे जब थे, अभी भी शायद बच्चों को होता होगा, तो फोड़े फुंसियां निकलती थी बरसात में बहुत, वो प्रकृति का सिस्टम भी है एक, बॉडी को प्योर करने का, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस तो बिल्कुल नहीं समझ सकती, लेकिन रियल में वो प्रकृति का एक डिटॉक्सिफिकेशन मेथड है। बरसात में फोड़े फुंसी निकलती है, और जब वो निकलती थी तो नियर बाई लिम्फ नोड, ज्यादातर नेक में, एक्जिला या ग्रोइन रीजन में जो लिम्फ नोड होती थी वो थोड़ी फूल जाती थी और दर्द होता था वहां पे। हम सोचते थे यार फोड़ा तो यहाँ निकला है, और यहाँ जो थाइज एरिया में, ग्रोइन एरिया में, यहाँ पेन हो रहा है, चला भी नहीं जाता था कई बार। ठीक है। नॉन हीलिंग अल्सर, रेजिस्टेंट ब्लीडिंग, लगातार ब्लीडिंग होते रहना, पेनफुल लीजन है। इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन, फीवर, और दूसरी इन्फ्लामेटरी कंडीशन जनरेट होना बॉडी में उस छोटे से लीजन की वजह से ही। स्टेज 3 की हम बात करें। स्टेज 4 के सिम्टोमेटिकली अप्रोच को देखेंगे तो यहाँ पे मेटास्टेटिक की सिचुएशन आती है। लंग्स, लीवर और ब्रेन के टिश्यू इफेक्टेड होते हैं, वहां पे म्यूटेशन होने लगता है। और सिस्टमिक सिम्टम्स आते हैं, मतलब जहां पे वो पहुंच चुका है उसके अनुसार। लंग्स में तो कफ, ब्रीथलेसनेस, लीवर में है तो जॉन्डिस, हेपेटोमेगाली, ब्रेन में है तो सीजर, हेडेक, पैरालिसिस, बोन में है तो सीवियर जो पेन है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, वेट लॉस, वीकनेस, नोदिया, वोमिटिंग, ये तो क्लासिकल सिम्टम है, ये तो रहेंगे ही मेटास्टेटाइज होने में। अभी ब्रेस्ट कैंसर का एक केस मेरे पास आया, कल ही फोन आया, वो आएंगे मेरे पास सहारनपुर से, किसी ने बताया उनको, हमारे ग्रुप में से ही। वो एक फीमेल थी, उसको एक ब्रेस्ट में कैंसर हुआ, या हो सकता है वो बिनाइन भी हो उस टाइम, उसको निकाल दिया गया। कैंसर के जो नोड्यूल था उसको ठीक हो गया, रेडिएशन कीमो चला, फिर थोड़े दिन बाद दूसरी ब्रेस्ट में हुआ, फिर निकाल दिया गया, फिर रेडिएशन कीमो, फिर नियर बाई लिम्फ नोड्स में प्रॉब्लम हुई। अब पेट स्कैन और सारी चीजें हुई हैं तो वो ब्रेन में मेटास्टेटाइज कर गया है। अब चक्कर और हेडेक बहुत ज्यादा ये स्थिति है, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है 3rd स्टेज है, या 4th भी हो सकती है, 3rd तो होगी। और ये सब एक 1.5 साल में हो गया, यानी कि चार, तीन तीन सर्जरी होने के बाद भी, और इसके बाद भी कहीं से सर्जरी होके निकाला गया वो, शायद किसी लिम्फ नोड की भी सर्जरी हुई है। 3 या 4 सर्जरी होने के बाद भी 1 या 1.5 साल ही सर्वाइवल है, तो कहाँ से हम उसको सही मानेंगे। और क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी ऑलरेडी खराब है, 1.5 साल से वो रेडिएशन और कीमो जिसका हो रहा है, आप समझ सकते हैं उसकी स्थिति क्या होगी।
तो कहाँ मॉडर्न मेडिकल साइंस इसको इवन लोगों को जिंदा भी नहीं रख पा रहा है। अब ब्रेन की सर्जरी करने के लिए बोल देंगे, हालांकि पेट केवल ब्रेन में ही आया है अभी, और अच्छा बड़ा 2 सेंटीमीटर के आसपास का ट्यूमर दिख रहा है। चलिए खैर, क्लिनिकल डिफरेंशिएशन इन तीनों की बात करें, ये तीनों, बेजल सेल, स्क्वेमस सेल और मेलानोमा, यहाँ पे ग्रोथ स्प्रेड कैसे होता है? ग्रोथ स्लो है बहुत, इसकी मॉडरेट है, इसकी बहुत तेज है। स्प्रेड रेयर मेटास्टेटाइज, ये लिम्फ नोड के थ्रू ये सब मेटास्टेटाइज होते हैं। ये वही सारी चीजें जो हम कर चुके हैं। अब हम इसके इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो हम कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए, हमारे पास कब पेशेंट आता है इस पे भी डिपेंड करता है। कोई भी है चाहे, तीनों में से कोई भी मिलता है, वो हमें अलग अलग नहीं जाना है। आप देखिए, जब हम इनकी ऑर्गन रेमेडी की बात करते हैं, तो ज़्यादातर तो एपिडर्मिस लेयर से स्टार्ट हुआ है, लेकिन S5, C5, S3, C3, ये ऑर्गन रेमेडी है फंक्शनल, और जो स्ट्रक्चरल रेमेडी है, ये इसके अलावा फिर जो चीज़ें वो रहती हैं वो सब हैं ही। अब हमें कैसे करना है? तो सी ए जैन प्रोटोकॉल जो मैंने आप लोगों को बताया है, उसका थर्ड ग्लास। ओहो, ये लैपटॉप कई बार। सी ए जैन का थर्ड ग्लास। इसके अलावा अब इसमें वो सारी A2 C5 वगैरह हैं, लेकिन S5 C5 की हमें रिक्वायरमेंट है, वो हम अब अलग से भी रखने वाले हैं। S5 C5 C3, सॉरी, A3, वर्बन और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी आप D10 में देंगे। मतलब डाइल्यूटेड कंडीशन में ही चीज़ें चलेंगी। ज़्यादातर फर्स्ट सेकंड स्टेज में तो कोई आएगा ही नहीं इसका पेशेंट, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है अभी हमारे एरिया में। नॉर्मल लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं उस टाइप के कैंसर। लेकिन हो सकता है ये सब भी मेलानोमा तो काफ़ी केसेस जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे वो आदमी देख ही लेता है। तो सी ए जैन का थर्ड ग्लास, इसमें डब्ल्यू ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है जो अपोप्टोसिस को इंड्यूस कराता है, और डब्ल्यू को हमने पॉजिटिव में वहां पे रखा है। S5 C3 A3 वर्बन और बी ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। अब एक प्रोटोकॉल में ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है, एक में ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है, दोनों, और डब्ल्यू, तीनों इलेक्ट्रिसिटी जो कैंसर पे बहुत बढ़िया काम करती हैं, वो हमने हमारे प्रोटोकॉल में ऐड कर दिया, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ जब पेशेंट आता है तो चेंज करना, ये देखना वो देखने का बहुत टाइम नहीं रहता है। हमें तो इंटेंसिवली ट्रीटमेंट की तरफ पेशेंट को लेके जाना होता है बहुत तेजी के साथ। इसके अलावा जो सिम्टम उसके आ रहे हैं वो किस स्टेज में है, उसको सिम्टोमेटिकली आप ट्रीट करिए। ब्रेन में है तो सिर में चक्कर है, दर्द है, उसके लिए प्रोटोकॉल दीजिए। हेडेक वाला S10 के साथ जो हमने लगाया था, S10C1, वो ब्रेन ट्यूमर में भी काम करता है। लीवर में है तो उस तरीके के सिम्टम को दीजिए, यानी कि अब हमें उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है।
एक्सटर्नल में A2, S5, C5, F2, L1, APP और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई कराइए और WE-D4 से एरिया को वॉश करा, पहले वॉश कराना है। धुलने के बाद, वॉश कराने के बाद, उसके बाद फिर ये एप्लीकेशन वाला काम हमें करना होता है। नॉर्मली यही चीजें रहती हैं। इसीलिए ये क्लास स्टार्ट होने से पहले CA जेन प्रोटोकॉल को मैंने आप लोगों को बताया था। और जो सपोर्टिव थेरेपीज हैं, जैसे आचार्य मनीष जी का ग्रीन जूस है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों को हमने केवल कैंसर ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में सजेस्ट किया है। ब्रेस्ट ट्यूमर में, फाइब्रोइड्स में, लिम्फेडिनोपैथी में, मेजेंट्रिक जो ग्लैंड्स का इन्फ्लामेशन बच्चों में होता है उसमें, सब में बहुत तगड़ा एड ऑन प्रोवाइड करता है। इसका पूरा मैं तो सोच रहा हूँ अब पूरा पैम्फलेट बनाऊंगा और ऐसे लोगों को प्रिस्क्रिप्शन के साथ में ही अटैच करके देने वाला हूँ कि भाई ये भी आपकी दवाई ही है, इसको भी लेना स्टार्ट करिए। हेल्दी लाइफस्टाइल पेशेंट कर सकता है तो योगा प्राणायाम, अगर वो उस स्थिति में है। चीनी कट आउट, 100% कट आउट। वो चीजें जो लीजन ट्यूमर को बढ़ाती हैं, 100% बंद। चीनी, चावल, चावल भी बहुत बुरी स्थिति में लेके चले जाते हैं। पानी उबला हुआ, मतलब जो चेंजेस लाइफस्टाइल में करने हैं और जो बाहर से एड ऑन प्रोवाइड करना है, इसके अलावा भी जो सपोर्ट आपको लेनी पड़े, आयुर्वेदिक काढ़े से, आयुर्वेदिक टैबलेट से, वो भी आपको लेना चाहिए। आप अपने पास नहीं रखते हैं, आपके पास नहीं है, तो आप उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बारे में भी पढ़िए, क्योंकि ये हर्बल चीजों से ही चीजें बच पा रही हैं। बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। या ऐसे ट्यूमर जो कैंसर है ही नहीं, वो बिनाइन ही है, उनको छेड़ के उनको इरिटेट किया जाता है। अभी ब्रेस्ट ट्यूमर का एक पेशेंट मेरे पास चल रहा है, जिसकी एक ब्रेस्ट में बिनाइन था, वो कैंसरस नहीं था, उसको निकाल दिया गया। अब दोबारा प्रॉब्लम हुई, दोबारा हमने अल्ट्रासाउंड कराया, तो अब वो दोनों में फिर, एक में तो जिसमें निकाला था उसमें फिर दोबारा हो गई 3 गांठ, और दूसरी ब्रेस्ट में भी हो गई है। अब बताइए क्या क्या करेंगे सर्जरी का। वो लोग, मैंने उनको बताया भाई आप लोग अगर ट्राई करते इसको, कम से कम 2-3 महीने का टाइम तो देना चाहिए था ना। किसी होम्योपैथ के पास, किसी आयुर्वेद के पास, या हमारे पास, कहीं भी आपको जाना चाहिए था। 2-3 महीने, 4 महीने का टाइम तो देना था। अब भी तो आप 1 साल से परेशान हैं और वापस उसी स्थिति में आ गए जहां 1 साल पहले थे। वो ठीक हो जाना था। तो वो ग्रीन जूस है, उसमें हल्दी वगैरह, कच्ची हल्दी वगैरह भी डलती हैं। उसको पूरे तरीके से देखिए। अब जो मीटिंग एंड हो जाएगी वैसे तो अभी, जो लोग बाद में कनेक्ट हुए हैं या CA जेन का प्रोटोकॉल जिनके पास नहीं है, उनको मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये वो प्रोटोकॉल है जो हमने सेकंड थर्ड क्लास में ये थे। ये CA जेन प्रोटोकॉल है जो नॉर्मली सभी को देना है हमें। इसको बना के रखेंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्लास में बना के रखेंगे। किस स्टेज में आ रहा है उसके हिसाब से पेशेंट को देंगे। अगर आपके पास ये ऑलरेडी 200 में बने हुए हैं तो फिर थर्ड क्लास की जरूरत नहीं है। वहाँ थर्ड क्लास बताया ना मैंने, उस दिन में बताया था A2, C5, L1, N1, GE, P2। 200 आपके पास है तो बेटर है, या 199 है। नहीं तो उसका थर्ड क्लास बनाइए और उसमें WE-D3 की 10 ड्रॉप ऐड कर दीजिए 100 ml में, और ये अपने पास रखिए पेशेंट को देने के लिए।
ये CA जेन मतलब कैंसर जेन प्रोटोकॉल है। इसके अलावा भी हमने एक प्रोटोकॉल बायोजेन बनाया है, जिसमें C11 वर्वन वैन वन को हमने रखा है, जो नॉर्मली मैं आपको बताता ही हूँ, उसका बस नामकरण कर दिया हमने। लोग नाम से अपने प्रोटोकॉल को बुला रहे हैं, हमने सोचा हम भी नाम रख देते हैं। इतने गोल्डन प्रोटोकॉल मैंने आप लोग को बताए हैं पिछले 1 साल में, उनके नाम रख देना अब जरूरी है। तो मीटिंग एंड हो जाएगी अभी। अब बाकी अगली क्लास हमारी शायद नेक्स्ट वीक में हो, मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा।